उन्नत किसान कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रतिमा शर्मा। श्रोताओं, बड़ा ही मन भावन मौसम चल रहा है। चारों तरफ हरियाली और फुलवारी अपने पूर्ण सौंदर्य से भरपूर नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, आखिर बसंत का मौसम चल रहा है और इसी मौसम में इंतजार रहता है हम सबको आपको एक खास फल के लगने का, जिसे फलों का राजा कहा जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा फल हमारा राजा है, जो अपने सुगंध और गुणों से भरपूर होने के कारण सब में लोकप्रिय भी है। फरवरी माह की शुरुआत से ही ये वृक्षों में बौर आने लगते हैं और मार्च का महीना जो है, इस समय किसानों को आम के बागानों के प्रबंधन के लिए विशेष ध्यान रखने के लायक होता है, क्योंकि बौर जब आता है ना, तो उसमें सुगंध भी आती है और बहुत सारी समस्याएं भी आने लगती हैं। तो ऐसे में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि भाई हमें जब बौर लगता है तो क्या करना है, या उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करना है, किन किन खास बातों का ध्यान रखना है। इन सभी बातों की आज आपको जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आज का दिन भी हमारे लिए खास है। और क्यों खास है? क्योंकि आज हम मना रहे हैं वन्य जीव दिवस। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आज वन्य जीव दिवस है। तो आज का दिन 3 मार्च है और वन्य जीव संरक्षण दिवस के रूप में इसे हम मनाते हैं। हमारी प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीवों को संरक्षित करना एक बेहतर कल के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, मैं जानती हूँ, क्योंकि आप तो हमेशा देखिए प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उस पर तमाम शोध अनुसंधान आपके चलते हैं। ये जो वन्य जीव है हमारे मित्र भी हैं, है ना। पक्षी हमारे मित्र हैं, इन पेड़ों के मित्र हैं, हमारी धरती के मित्र हैं। तो इनको बचाना कितना जरूरी हो जाता है? बहुत ज़रूरी होता है। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि हम प्रकृति के करीब नित्य रूप से काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आप देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है फूल आने के बाद। वो ये है कि जब भी फूल आता है तो परागण की क्रिया, जो परागण और निषेचन की प्रक्रिया है, वो बगैर वन्य जीवों के संभव नहीं है। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इन सब की बड़ी भूमिका है। और तो और एक पौधे को दूसरी जगह फैलाने में भी इनकी बड़ी भूमिका है। और एक अच्छी बात है कि आप देखेंगे कि जब भी कोई भी फल लगता है, जब छोटा होता है तो मनुष्य का ज्यादा लगाव होता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जितने भी फल हुए हैं पहले जंगलों में हुए हैं, वहां से पहले इसको जीव जंतुओं ने खाया है। जो हम देखे कि उसको अच्छा लग रहा, बंदर को अच्छा लग रहा, भालू को अच्छा लग रहा, उसमें से हमने सिलेक्ट करके अपने पास लाए हैं। फिर उसको हम अपने बाग में लगाए हैं। और बाग में लगाने के बावजूद भी एक बड़ा हिस्सा चिड़िया के हिस्से में जाता ही जाता है। बहुत अच्छी बात बताई। और डॉक्टर साहब, वन्य जीव संरक्षण का एक ये भी इतिहास तो गवाह है ही कि हमारे लिए कितने मित्र हैं, हमारी धरती के लिए कितने जरूरी हैं। एक चेन होती है इसकी। अगर कोई भी प्रजाति इसमें से लुप्त होने के कगार पर हो तो ये भी बड़ा चिंता का विषय हो जाता है। निश्चित रूप से तो उनको भी बचाना बहुत जरूरी है। चेन कहीं से टूटती है तो असर सबके ऊपर आता है। बिल्कुल। और आने वाली पीढ़ी के लिए ये बताना भी जरूरी है कि हमारे धरती के जो मित्र हैं ये हमारी कितने करीबी हैं। और इस दिशा में अगर देखा जाए तो जो चिड़िया घर है, जीव जंतु वहाँ अलग अलग किस्म के रखे जाते हैं, वहाँ बच्चे जाते हैं, उसको देखते हैं। अभयारण्य, जो बड़े बड़े हमारे वन हैं, जो हम सफारी करने जाते हैं, जब घूमने जाते हैं, वहां देखते हैं भाई शेर भी है, चीता भी है, बाघ भी है, हाथी भी है। पर इनको सुरक्षित रखना बेहद जरूरी हो जाता है। और डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मानव जाति जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे वनों की कटाई चल रही है, लकड़ियों की ज्यादा खपत हो गई है, या अपने ईंट पत्थर के जो मकान बनाने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक परेशानी का कारण है। जनसंख्या जो है, और जनसंख्या के लिए अधिक से अधिक आपको रिसोर्स होना है। खेती की भूमि बढ़ानी है तो उसके लिए जंगल कटता है, और जंगल कटता है तो किसी का घर उजड़ता है। तो हम देखें तो हमारे जंगल काटने से या हमारी लालच बढ़ने से जो वन्य जीव है उन पे इसका काफी दुष्प्रभाव पड़ रहा है।
है। बिल्कुल, तो वन्य जीवों की रक्षा मानवता के भविष्य की रक्षा है, हम ये निश्चित रूप से। तो श्रोताओं, आपको इंतजार होगा कि हमारा आज का विषय जो हमने अभी आपको बताया, विषय है आम के बागों में दक्ष पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें। और इससे संबंधित अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें डायल करें 011-2342-1081 और 83। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल्स का। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं। आपके जो बागान अभी लगे हुए हैं वो किस स्थिति में है? मतलब बोर आ रहे हैं या फलों की शुरुआत हो गई है, किस स्थिति में है? आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि हाँ। बसंत का मौसम है। जी, बसंत का मौसम है तो मतलब चारों तरफ फूल है। हाँ। और अभी हम लोगों ने बसंत पंचमी मनाई, फिर शिवरात्रि मनाई। हाँ। ये सारे फूलों से जुड़े हैं। और आम की फसल जो है पूरे उत्तर भारत में आज की तारीख में आप देखेंगे तो चारों तरफ से आपको फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। और जितनी हमारी किस्में हैं जो जल्दी पकती हैं उनमें फूल आने की प्रक्रिया लगभग 60 से 70% पूरी हो गई है। और जो किस्में थोड़ी देर से पकती हैं उनमें 40 से 50% हो गई है। और उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सभी में फूल आ जाएगा, फिर फल लगने की प्रक्रिया आरंभ होगी। इस दौरान बड़ा महत्वपूर्ण ये होता है, हम चाहते हैं, हम अपने सारे बागवानों को, ग्रोवर्स को, किसानों को हमेशा ये सलाह देते हैं कि जब फूल आना शुरू हो जाए तो वहां से लेके फल लगने तक के बीच में हम किसी भी दवा के प्रयोग से परहेज कर सकते हैं, खास करके कीटनाशकों के। क्योंकि यहाँ पर भी फिर से वन्य जीवों का रोग आता है। हमने पहले ही कहा कि परागण और निषेचन की प्रक्रिया में छोटे छोटे मॉथ हैं, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी जिसको कहते हैं, जिसको हम घर से भगाते रहते हैं, इसकी बड़ी भूमिका है परागण में। अगर ये नहीं होंगे तो फल लगेगा ही नहीं आपका। जो लगेगा वो भी 10 से 15-20 दिन के अंदर गिर जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर साहब। तो आम तो स्वास्थ्य की दृष्टि से पोषक तत्वों से भरपूर होता ही है। और अगर हम बात करें कि आम की खुद की सेहत कैसे अच्छी रहेगी तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है? हाँ, आजकल देखा होगा कि कई तरह की चर्चा चलती है कि अब जो खाद्यान्न हो रहा है, जो फल आ रहे हैं, उनमें वो टेस्ट नहीं, उनमें वो गुण नहीं है। इसके लिए सबसे आवश्यक होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि दूसरों की मदद करने से पहले अपने को ध्यान से देख लें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। वैसे ही हमको गुणवत्ता वाले फल तभी मिलते हैं जब हम पौधे के पोषक तत्वों का अच्छे से ध्यान रखते हैं। अब ऐसे में पोषक तत्व आप देखें तो 2 तरह का वर्ग है, एक मुख्य है और एक सहायक है, जिसको हम कई बार मेजर, मैक्रो और माइक्रो के रूप में जानते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये वो तत्व हैं जिसकी ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। खास करके किसान और बाकी ग्रोवर्स भी जानते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। हेलो, अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुकेश सालवे बोल रहा हूँ मैडम जी। मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ। तो मेरा ये सवाल है, आज जो वन्य जीवों के ऊपर थोड़ा सा ये चाहिए मेरे को माहिती। बोलिए तो बोलिए। मेरे पास एक संस्था है, संस्था से मैंने एक एप्लीकेशन दी थी वन्य विभाग को। जो हमें एक मतलब हमारे गांव में शेर है, मोर भी है, खरगोश है, लोमड़ी भी है, हिरन भी है और बहुत छोटे मोटे जानवर है। तो उनके लिए पीने के पानी की बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है। तो मुकेश जी, काफी अच्छी बात है कि आपके गांव में ये सारी चीजें हैं। आप इस परिपेक्ष में आपके जो जिला में, आपके जिले में जो डीएफओ होते हैं, वन अधिकारी होते हैं या रेंजर होते हैं, उनके पास जाएं तो निश्चित रूप से आपकी वो मदद इस सिलसिले में कर पाएंगे। नहीं सर, ऐसा है, मैं डीएफओ के पास गया था, ठीक है। उनका ये कहना है हमारे पास तो अभी बजट ही नहीं है। इसलिए हमारा जो टॉपिक है ना आज आम के पेड़ों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल, सॉरी मैम भाई, उससे करें तो ज्यादा बेहतर। हमारे पास टाइम बहुत कम होता है सालवे जी। हाँ, और आपने ये सवाल पूछा, अच्छी बात थी। और सुनने वाले बहुत अच्छी बात है कि इनका वन्य जीवों के प्रति इतना लगाव है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सुना मैं फिर से कहूंगा कि ये उम्मीद करें और इस मंच पे उन्होंने उठाया है तो हो सकता है इनको मदद मिल भी जाए। जी। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जय हिंद, जय भारत। सोनू कुमार, इंडियन कोऑपरेटिव भारत सरकार, गंगन, राजस्थान। राजस्थान से बोल रहे हैं आप? हाँ जी। क्या नाम बताया आपने? तरुण कुमार। तरुण कुमार जी, पूछिए, अपना सवाल पूछिए। आम है, आम के फल नहीं लगते हैं, फल फूल नहीं आ रही हैं, साथ में जल जाता है, फिर हरा हो जाता है। कितना पुराना पौधा है तरुण जी? ये पौधा अभी तक वो पेड़ नहीं बना, दूर पास में है,
पौधा है सिर्फ 2 साल का है। 2 साल का बीजू था या आपका कलमी पौधा था? कलमी पौधा वो ला करके लगाए लगुए थैली में तैयार वो कलमी। ठीक है, किस्म का अंदाजा है? हाँ, किस्म वो है केरी वाली, छोटी किस्म वाली, बड़े लकड़ियाँ नहीं छोटे। ठीक है, तो आप 3 साल के बाद ही फूल फल लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। और हमको लगता है कि आपके क्षेत्र में या तो पानी में नमक ज्यादा है, इसलिए शायद कुछ पत्ते किनारे किनारे से जलते हैं, गिर जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उसमें बारिश का पानी ज्यादा आए। दूसरी बात है कि बारिश के मौसम में ही आप 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद उसके किनारे किनारे प्रयोग करें। और एक म्यूरेट ऑफ पोटाश फर्टिलाइजर आती है, वो काफी किसान प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग आम में ना करें क्योंकि क्लोराइड की टॉक्सिसिटी आती है, इसीलिए पत्ते जल रहे हैं। आप इनका ध्यान रखें, अगले साल निश्चित रूप से फूल आएगा। बहुत अच्छी बात। और डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे आम की खुद की सेहत के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन, तो आप बताएं। हाँ जी, उसी सिलसिले में आ रहे थे कि हम लोग की नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मूल रूप से है। नाइट्रोजन के लिए किसान कहीं यूरिया का प्रयोग करते हैं, कहीं अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नमक ज़्यादा है पानी में या मिट्टी थोड़ी सी नमकीन है, तो वहाँ पर अमोनियम सल्फेट का प्रयोग ज़्यादा अच्छा होता है। फास्फोरस के प्रयोग के लिए वहाँ आप डाई अमोनियम फास्फेट का प्रयोग ना करके सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें सल्फर रहता है और सल्फर के चलते थोड़ा आपका क्षारीयपन कम होता है। जो अभी तरुण जी सवाल कर रहे थे पोटेशियम को लेके, यहाँ समस्या है कि 2 फर्टिलाइजर हैं, एक पोटेशियम सल्फेट आती है या बहुत से लोग उसको सल्फेट ऑफ पोटेशियम कहते हैं, या ऐसे पोटेशियम क्लोराइड होती है। पोटेशियम क्लोराइड सस्ती पड़ती है तो आलू में बहुत यूज होता है, गन्ने में यूज होता है, बाकी फसलों में प्रयोग होता है। लेकिन आम में जब इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें जो क्लोराइड तत्व साथ में है, उसके चलते आम के पत्ते छोटे पौधों में भी बड़े में भी जलते हैं किनारे किनारे से। तो ऐसे में वहां पर पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटाश फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करके हमारी सलाह यह है कि आप पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करें, ताकि क्लोराइड से होने वाले जो किनारे किनारे पत्ते जलते हैं आप उससे बच जाएंगे और आपके पौधे भी अच्छे रहेंगे और बाद में फूल और फल भी बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले आएंगे। तो डॉक्टर साहब, अगर नमी की कमी हो पेड़ों में, जी, तब भी कोई कारण हो सकता है? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि अगर नमी कम हुए और आपने फर्टिलाइजर डाल दिया बाहर से, ठीक है, तो उसको डालने से क्या होगा कि जो उसका गाढ़ापन है मिट्टी में, जो राइजोस्फीयर में होता है, वो बढ़ जाता है। उसके चलते आपका पौधा सूख भी सकता है, मर सकता है। इसलिए यहाँ पर आवश्यक है कि जब भी हम फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें, मैन्योर्स का प्रयोग करें या ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग कर रहे हैं, तो नमी पर्याप्त जरूरी है। और अगर ऐसा करते हैं, यूरिया को छोड़ के बाकी फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, तो उससे 1 दिन बाद 2 दिन बाद हल्की सिंचाई कर सकते हैं, ताकि जो फर्टिलाइजर है वो अच्छे से घुल जाए। और जब अच्छे से घुलेगा तभी आपका पौधा इन सारे तत्वों को अच्छे से ले पाएगा अंदर में। नहीं तो आपने मिट्टी में तो डाल दिया, वहां की आपने फर्टिलाइजर डाल दिया, पड़ा है, लेकिन पौधे तक पहुंचने के लिए जड़ों के माध्यम से उसका एक घोल बनना मिट्टी के अंदर जरूरी है और उसके लिए नमी आवश्यक है। नमी आवश्यक है। तो सिंचाई प्रबंधन का भी हमें जी हाँ, सिंचाई प्रबंधन खास करके फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते तक दिक्कत नहीं है उत्तर और मध्य भारत में, लेकिन मार्च का तीसरा हफ्ता से लेके अप्रैल मई जून के पहले पखवाड़े तक यहाँ सिंचाई प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। और देखा यह गया है कि जिन क्षेत्रों में किसानों ने सिंचाई नहीं की, फूल आने के बाद जब छोटे छोटे फल लगते हैं, मटर के दाने के आकार का रहता है या सरसों के दाने का आकार का रहता है, उस समय एक सिंचाई अति आवश्यक। अच्छा। अगर आपका खुला खेत है तो आप ऐसे लगाइए, फ्लड कीजिए, वरना आजकल बहुत से किसान हैं जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में कर रहे हैं, उनके पास टपक सिंचाई पद्धति है, ड्रिप सिस्टम है, तो उससे वो हर दूसरे तीसरे दिन करते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में आपको 8 से 10 दिन के अंतराल पर एक हल्की सिंचाई आवश्यक है। ऐसा करेंगे तो आप मान के चलें कि अप्रैल के पहले हफ्ते से लेकर जून के दूसरे पखवाड़े तक आपको 5 से 6 सिंचाई देना ही चाहिए, तभी आपका फल भी बढ़ेगा और जो आपने फर्टिलाइजर या पोषक तत्व मिट्टी में डाल रखे हैं उनका बेहतर उपयोग पौधा अपने विकास के लिए भी कर पाएगा। डॉक्टर साहब, पोषक तत्वों को अगर हम छिड़काव द्वारा करें तो क्या ये बेहतर रहेगा या कोई और भी विधि है इसकी? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि खासकर उन पोषक तत्वों को जिनकी आवश्यकता अधिक होती है फूल आने के बाद फल के विकास की प्रक्रिया में, तो उनके लिए छिड़काव एक बेहतर विकल्प है।
खास करके तब अगर उन्होंने सितंबर या अक्टूबर के महीने में जब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का फर्टिलाइजर को डाला, उसके साथ में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं किया, जैसे जिंक है, बोरान है, इनका प्रयोग नहीं किया है, तो फिर आप छिड़काव से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं। छिड़काव उनके लिए है जब हम लेट हो गए हों। दूसरा छिड़काव कई बार किसान फल को बढ़ाने के लिए भी करते हैं, और उस केस में हम जिंक का, बोरान का, आजकल निजी क्षेत्र से ऐसे बहुत से प्रोडक्ट भी आ गए हैं जिनका 2.5 मिलीलीटर मात्रा को लेके आप 1 लीटर जल में घोल करके छिड़काव करें 15 से 20 दिन के अंतराल पे 2 से 3 बार, तो पत्ते भी अच्छे रहते हैं और फलों का विकास भी अच्छा होता है और पौधे का जो पोषक तत्व की उपलब्धता है वो भी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे सुनने वाले किसान भाई ये भी जाने कि जो पोषक तत्व होते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है हमारे फलों के लिए, पेड़ों के लिए, खास तौर पर आम की अब फसल आने वाली है, तो क्या भूमिका होती है ये भी बताएं। पूरे पौधे के विकास में सारी भूमिका है। अगर हम फल को ध्यान में रख के करें तो पहले भी हमने चर्चा करी कि जब भी हमारे फूल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फूल आने की, और परागण और निषेचन की प्रक्रिया अगले 15 से 20 दिन में पूरी हो जाएगी। तो मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर अप्रैल के पहले हफ्ते में हमको इन तत्वों का विशेष ध्यान देना होगा। इसमें 2 तत्व बड़े महत्वपूर्ण है, जिंक और बोरान। जी, ठीक है, तत्व तो सारे महत्वपूर्ण जिंक और बोरान। जिंक और बोरान इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपका पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है उसमें बोरान की भूमिका है। फल का जो रुकता है, मतलब फल बड़े होने की प्रक्रिया में कुछ पीले होंगे, गिर जाएंगे, कुछ और तेजी से बड़े होंगे, तो उनकी बढ़वार और गिरने से बचाने के लिए जिंक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिंक ऑक्सिन हार्मोन का जो प्रिकर्सर होता है, ट्रिप्टोफेन, उसका प्रिकर्सर है, तो वहाँ पे इसकी भूमिका है। तो अगर ये नहीं होगा तो आपका ये बढ़वार और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। इसीलिए आजकल सूक्ष्म पोषक तत्वों पे बहुत ध्यान दिया गया है, खास करके जिंक और बोरान पे। इसके अलावा किसानों के लिए हमारी सलाह ये भी रहती है कि अगर आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड है तो आपके पास मिट्टी में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट कितना है इसका अंदाजा हो जाता है। उसके आधार पे हम और अच्छे से बजटिंग कर सकते हैं न्यूट्रिएंट की, या अच्छे से प्लान कर सकते हैं। अगर नाइट्रोजन कम है तो नाइट्रोजन का प्रयोग भी हम कर सकते हैं यूरिया के माध्यम से या अमोनियम सल्फेट के माध्यम से। फास्फोरस कम है तो सिंगल सुपर फास्फेट प्रयोग करें। जैसे फास्फोरस का रोल जो है वो जड़ों के विकास में है। पौधे जो फल आते हैं और पत्तियां आते हैं, इनके गहरे अगर हरा रंग चाहिए तो उसमें फास्फोरस की भूमिका है। नए पत्तों के बढ़वार में नाइट्रोजन की भूमिका है। पोटेशियम आपका 2 तरीके से काम करता है। एक तो जितना इंटरनल मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर होता है, उसमें भूमिका है। दूसरी बड़ी भूमिका है कि ये रेजिस्टेंस, इम्यून जिसको कहते हैं, पौधे के अंदर दूसरे रोगों से लड़ने की क्षमता, दूसरे कीड़ों से बचाने की क्षमता, ये पोटेशियम के अंदर में होती है। और पोटेशियम जितना अच्छा होगा, आप आम की जो मिठास है वो उतनी बेहतर होती है। बहुत बढ़िया बात। और डॉक्टर साहब, हर सूक्ष्म पोषक तत्व की जैसे हमारे शरीर के लिए जरूरत होती है, ऐसे पौधों के लिए भी जरूरत होती है। और आपने शुरू से कहा कि जैसे चिड़िया है, बंदर है, भालू है, इनकी भी भूमिका रहती है। डॉक्टर साहब, आज जैसा कि हम लोग वन्य जीव संरक्षण दिवस भी मना रहे हैं, और उसमें देखिए आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी ये बताना है कि ये जो वन्य जीव हैं हमारे कितने प्रिय हैं और किस तरीके से हमारे घर की रौनक भी हैं और जंगलों की रौनक है हमारी, तो इनको बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि जब आम पर बौर आती है तो उस समय फल बनते बनते वो गिरने लगते हैं, वो कौन सी समस्या होती है उस समय? प्रकृति का नियम है कि जब कोई चीज लगने वाला होता है ना तो उसमें 10 समस्याएं आती हैं। जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा कि बड़े पैमाने पर बादल छाया हुआ था। अब बादल छाना हुआ, कई लोग कहेंगे थोड़ा गर्मी से राहत मिली, मौसम अच्छा हो गया, लेकिन बागवान के लिहाज से ये अच्छा मौसम नहीं है। और उसमें 2 तरह के फफूंद आती है। एक डर होता है चूर्णिल असिता, पाउडरी मिल्ड्यू, सफ़ेद पाउडर आता है, और अगर वो अच्छे से फैल गया पूरे फूल पर तो आप देखेंगे कि 10 से 12 दिन के बाद वो टपकना शुरू होता है, काला काला टपकता है, फिर कोई फल नहीं लगता। और किसान या कोई भी बागवान कहेगा कि मेरे पास तो बहुत फूल लगे थे, फल नहीं लगे। एक पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी है जिसके स्पोर इस फंगस के हमेशा उपलब्ध रहते हैं, और जैसे ही मौसम बादल का हुआ, हल्की बारिश हो गई, तो ये तुरंत
आपके फूलों पर आते हैं। इनसे बचने का तरीका ये कोई होता है कि हम फरवरी के पहले दूसरे हफ्ते में ही एक प्रोफाइलेटिक स्प्रे कर दें। सल्फर है, सबसे सस्ता फंजीसाइड है। सल्फर बेटेबल पाउडर के रूप में आता है, किसी भी का प्रोडक्ट हो, पब्लिक सेक्टर या किसी निजी क्षेत्र का, आप उसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर जल में घोलकर छिड़काव कर दें पूरे पत्ते पर और फूलों पर, क्योंकि इससे परागण की क्रिया प्रभावित नहीं होती। और एक बार छिड़काव और आप दोबारा कर सकते हैं मार्च के पहले हफ्ते में, ताकि जो पाउडरी मिल्ड्यू आने वाली समस्या है इससे हम बच जाएं और हमारे परागण निषेचन भी होगा और हमारे फल भी अच्छे से लगेंगे। डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया है जो टहनी होती है आम की, उस पे सफेद कीड़े भी चिपके होते हैं। किया ये कीड़ा, बस ये कीड़े तैयारी कर लिए हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि इनके जो मादा होती है वो जमीन में अंडे देती है, और जैसे ही फरवरी मार्च का हल्का सा गर्मी शुरू होता है वो नीचे से पतले पतले मरियल से निकलेंगे और धीरे धीरे पौधों के ऊपर चढ़ के फिर आप देखेंगे मार्च के आखिरी हफ्ते में वो घरों के आसपास इतने हो जाएंगे कि चलना मुश्किल होता है। इसका सबसे आसान और बेहतर तरीका होता है कि हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में जितने भी पौधे हैं उनके तने में 1 फीट लंबा 30 सेंटीमीटर चौड़ी एक पॉलीथीन की स्ट्रिप लगाएं और उसको अच्छे से बांध दें और ऊपर और नीचे दोनों सिरों पे हल्की हल्की ग्रीस लगा दें। ग्रीस अच्छा। क्योंकि ये कीड़ा उड़ नहीं सकता है, ये कीड़ा चलता है। तो अगर जब प्लास्टिक लगा होता है, पॉलीथीन लगी होती है, तो ये कीड़ा चढ़ नहीं पाता, नीचे की तरफ गिर जाता है। और जब नीचे रहता है तो दूसरे जो चिड़िया है, दूसरे जीव है, ये इसको खा जाते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर चला गया तो ये फलों से या जो फूल है उनसे रस चूसता है और धीरे धीरे वो कमजोर होके गिर जाते हैं। दूसरा है कि अगर समस्या बहुत बढ़ जाए और हमने पहले से कोई रोकथाम नहीं करी है तो हम कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे करने को, पहले भी कहा है कि फूल आने के समय मना करते हैं, हमें इंतजार करना होगा जब तक पूरा फूल आ जाए और छोटे छोटे फल लग जाएं। ये आएगी अवस्था तीसरे हफ्ते में मार्च के इस साल, थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, या कहीं कहीं हो सकता है आखिरी हफ्ते में आ जाए एकदम। तो उस समय अगर आप कार्बोसल्फान जो है एक पेस्टिसाइड है उसकी 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर जल में घोल के छिड़काव करेंगे तो ये सारे कीड़े एक छिड़काव करेंगे मर जाएं। लेकिन ध्यान रखें कि ये छिड़काव तभी करें जब छोटे छोटे फल लग जाएं, सरसों के आकार के, मटर के आकार के। फूल आने के समय इनका प्रयोग नहीं करना है। अगर ऐसा किया तो जो आपके फल लगने की प्रक्रिया, हमने कहा ना कि इन जो जीव जंतु हैं, चिड़िया है, पंछी है, मौत है, बटरफ्लाई है, सबका बड़ा भूमिका है परागण और निषेचन में। परागण की प्रक्रिया नहीं होगी तो आप कुछ भी खिला लो पौधे को, कोई भी पोषक तत्व दे दो, आपका सब बेकार जाएगा। कोई भी फल ना तो निषेचित होगा ना ही रोकेगा। तो इनको भी बचाना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से आज की तारीख में इवन कि भारत सरकार ने भी अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, स्कीम दे रखी है कि हम कैसे जो परागण प्रक्रिया को पूरी करते हैं। आपने देखा होगा कि हनी बी सेक्टर में काफी काम हो रहा है। उसकी कोशिश यही है कि जो हमारे तमाम पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है, इससे परागण करने वाले कीड़े जो हैं, जो बेनिफिशियल है हमारे लिए, वो भी मर जाते हैं। और वो नहीं होंगे तो परागण की प्रक्रिया मनुष्य तो हाथ से कर नहीं सकता इतने बड़े बड़े पौधों में इतनी बड़ी संख्या में। इसलिए हमें इनके संरक्षण की जरूरत है और हमें अपने दवाओं के प्रयोग में सावधानी बरतनी है कि ऐसी दवा का न प्रयोग करें जिससे उसके साइड इफेक्ट में हमारे जो हेल्प कर रहे हैं बगैर किसी मित्र हमारे मित्र हैं और हेल्प कर रहे हैं हमारी बगैर किसी श्रम लिए हुए, बगैर कुछ पैसे लिए हुए आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो मर जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। अब ये भी बात आती है कि आम भरपूर मात्रा में लगे, मतलब अभी जैसे केरी की बात करें, अब लगनी शुरू हो जाएगी, भरपूर मात्रा में लगे, उसके लिए जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं जो बेहद जरूरी हो जाते हैं कि लगाने ही हैं आपको? नहीं, वो आपको जिंक और बोरान लगाना ही और एनपीके तो आप पहले कर चुके होंगे। जिंक बोरान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हो सके तो किसान कॉपर का भी प्रयोग करें, कॉपर सल्फेट का, क्योंकि काफी क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि गमोसिस की समस्या है, धीरे धीरे गोंद सा निकलता है, उसके लिए हम कॉपर सल्फेट का भी प्रयोग करें छिड़काव में। तो कितने बार करना है? जैसे फल पूरे तरीके से पक के तैयार हो उसके बाद तो नहीं, तुड़ाई की बात रहती है। अप्रैल से मई के आखिरी हफ्ते या जून के पहले हफ्ते तक आप 3 बार छिड़काव कर लें तो पर्याप्त होगा। और सिंचाई व्यवस्था कितने? सिंचाई व्यवस्था आपको 8 से 10 दिन के अंतर पे गर्मी में रखनी है। अगर बीच में कोई बारिश हो गई तो आप नहीं रखना। आपके पास ड्रिप है तो आप हर तीसरे दिन शाम को ड्रिप चला सकते हैं आधे घंटे के लिए 40 मिनट की। और ये भी डिपेंड करता है पौधा आपका 1 साल का है कि
30 साल का है कि 40 साल का। तो डॉक्टर साहब, आज आपने आम के बागानों में पोषक तत्वों का प्रबंधन, इसमें बहुत अच्छी जानकारी दी। साथ ही आप हमारे साथी बने कि वन्य जीव संरक्षण कैसे किया जाए और वो खेती बाड़ी में हमारी जो कृषि है उसमें किस तरीके से हमारे दोस्त बनते हैं, इस पर भी बड़ी अच्छी सी चर्चा की। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ थे डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल। आपकी सेवा में प्रस्तुत किया प्रतिमा शर्मा ने। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।